नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट, जो यहां पर विल वसीयत को जो चैलेंज किया जाता है, जब विल वसीयत के लिए प्रोबेट में अप्लाई होता है या विल वसीयत को चैलेंज किया जाता है, तो वहां पर क्या समय सीमा होती है, क्योंकि कानून के अंदर ऐसा कोई भी समय सीमा को लेकर स्पेसिफिक प्रावधान नहीं दिया गया। तो अगर कोई स्पेसिफिक कानून नहीं बना, तो आखिरकार विल वसीयत के केस में कितने समय की समय सीमा गिनी जानी चाहिए। और आज की वीडियो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज को क्लियर किया। अब अगर आपका भी विल वसीयत को लेकर कोई विवाद है, आप लोगों का भी विल वसीयत को लेकर कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा जरूरी होने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैंबर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को आप तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत, आप लोगों को विल वसीयत के बारे में पता होना चाहिए, पर उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। देखिए, आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे विल वसीयत के प्रोबेट के बारे में, कि कब प्रोबेट कराना अनिवार्य है और कब अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा जो प्रोबेट के अंदर समय सीमा है, उसको लेकर यहां पर मैं कुछ चीजें क्लियर करूंगा। इसके बाद लिमिटेशन एक्ट के एक स्पेशल प्रावधान के बारे में जानकारी दूंगा। फिर मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है उसके बारे में बताऊंगा। फिर उसकी पीडीएफ कॉपी कैसे मिलेगी उसकी जानकारी दूंगा। और आखिर में 3 ऐसी बड़ी जजमेंट आपको बताने वाला हूं, जो अगर आपका विल वसीयत से जुड़ा हुआ केस है और ये जजमेंट आपके पास नहीं है, तो आप केस नहीं जीत पाएंगे। और ये सारी जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोबेट के बारे में। देखिए, प्रोबेट ज्यादातर लोग नहीं जानते। मैं आपको बता दूं, अगर आप इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 पढ़ेंगे, तो उसके अंदर ये प्रोबेट वर्ड आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली हर राज्य में वसीयत को प्रोबेट करवाना अनिवार्य नहीं होता। प्रोबेट कराने से मतलब है वसीयत को कोर्ट में जाकर उसकी सत्यता प्रोबेट प्रोसेस के माध्यम से करवाना। यह हर राज्य में अनिवार्य नहीं है। हमारे पुराने समय में जब ब्रिटिशर्स रूल होते थे, तो 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, बंगाल, मद्रास, कोलकाता। अब इन्हीं में आज के समय में यहां पर वसीयत को प्रोबेट कराना अनिवार्य है। जैसे कोलकाता, जो कलकत्ता पहले होता था, आज के समय में हमारा मुंबई हो गया, या फिर हमारा चेन्नई हो गया। तो ये वो राज्य हैं जहां आज भी वसीयत का प्रोबेट कराना अनिवार्य है। अगर आपके पास वसीयत है और इन तीनों राज्यों की संपत्ति है और आपने उसको प्रोबेट नहीं कराया, तो आपकी वसीयत वैलिड ही नहीं होगी। पर कई और ऐसी कंडीशन में देखने को मिलता है जब एक विल वसीयत को कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है, उत्तराधिकारी उस वसीयत को मानने से ही मना कर देते हैं, और ऐसी कंडीशन में फिर एक व्यक्ति को मजबूरन वश कोर्ट में जाना पड़ता है और वहां पर प्रोबेट का केस डालना पड़ता है। भले उनके राज्य में कराना अनिवार्य नहीं है, पर वसीयत को जेन्युइन साबित करने के लिए वो मजबूरन प्रोबेट का केस कोर्ट में डाल देते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को प्रोबेट के बारे में जानकारी होना अनिवार्य है। नाउ, प्रोबेट आपको समझ में आ गया कि जो आपकी विल वसीयत है उसे आप कोर्ट में जेन्युइन साबित करेंगे। अब बात आती है समय सीमा, कितने समय में हम वसीयत का प्रोबेट कोर्ट से करवा लें। अगर एक वसीयत 10 साल पुरानी है, क्या उसे आज भी प्रोबेट कराया जा सकता है? या फिर अगर एक प्रोबेट करा लिया गया है और उसको आप चैलेंज करके कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो वहां पर कितनी समय सीमा होगी? यानी कि प्रोबेट कराने में, और अगर प्रोबेट करा लिया है तो उसको कैंसिल कराने में कितनी समय सीमा है? मैं आपको बता दूं दोस्तों, लिमिटेशन एक्ट 1963 कोई भी समय सीमा नहीं देता है स्पेसिफिकली प्रोबेट को लेकर, कि एक प्रोबेट को कितने समय में कराओ या कितने समय के बाद चैलेंज कराओ। ऐसा कोई प्रावधान लिमिटेशन एक्ट 1963 के कानूनों में नहीं है। पर एक विशेष प्रावधान है, डिस्प्ले पर देखिए। जब आप इस प्रावधान को पढ़ेंगे तो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देखिएगा दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 137 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। ये उन कंडीशन में अप्लाई होता है जहां पर लिमिटेशन टाइम या फिर लिमिटेशन एक्ट के अंदर कोई भी समय सीमा उन चीजों के लिए नहीं दी गई। तो आर्टिकल 137 कहता है ऐसी कंडीशन में 3 साल की समय सीमा है, जब कोई भी समय सीमा उस चीज के लिए नहीं दी गई। मतलब अगर आप प्रोबेट कराना चाहते हैं या प्रोबेट को चैलेंज करना चाहते हैं, तो आपके पास 3 साल की समय सीमा है इस प्रावधान के तहत। अब इसके अलावा इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, अगर आप उसका सेक्शन 263 देखें, तो यह भी आपको बहुत जरूरी जानकारी देता है। वो बताता है आपको कि किस कंडीशन में और कैसे आप, अगर कोर्ट से किसी को प्रोबेट मिल गया है, मतलब कोर्ट ने यह कह दिया कि आपकी विल जेन्युइन है, हम आपके फेवर में लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दे रहे हैं,
तो सेक्शन 263 बताता है कि किस किस कंडीशन में आप कोर्ट में जाकर कोर्ट ने जो उसका प्रोबेट में फेवर किया है उसको चैलेंज कर पाएंगे। यह प्रावधान भी आपको पता होना जरूरी है। और अब मैं एक ऐसा टर्म आपको समझाने वाला हूं जो आपने कहीं नहीं सुना और यह आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। डिस्प्ले पर देखिए, हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में। कंस्ट्रक्टिव नोटिस एक लीगल टर्म है, एक लीगल फिक्शन है। यह कहता है कानून उस दिन से एक व्यक्ति को नॉलेज में मानेगा जिस दिन उसको एक्चुअल नॉलेज चीजों की थी पर उसने इग्नोर कर दिया। मान लेते हैं मुझे पता लगा कि सामने वाला व्यक्ति अपनी वसीयत के माध्यम से म्यूटेशन के लिए अप्लाई कर रहा है। अब मुझे आज इस चीज की जानकारी हो गई तो मुझे इसका कंस्ट्रक्टिव नोटिस पता लग गया। अब मैं अगर उस चीज को इग्नोर करूं कि मुझे तो नहीं पता, तो इसमें मेरी गलती है। जो 3 साल की समय सीमा है उसको चैलेंज करने की, वो उसी दिन से शुरू हो जाएगी। अब मैं अगर अपनी आंखें बंद कर बैठा रहूंगा तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि मुझे उनकी जानकारी नहीं थी। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब है जिस दिन मुझे जानकारी है एक्चुअल में, पर मैं उसको भले बाद में मना करे जाऊं, तो वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का टर्म बन जाता है। अब मैंने जो ये आपको कुछ चीजें बताई, जैसे सेक्शंस बताए, लिमिटेशन एक्ट का 136 या फिर 263 इंडियन सक्सेशन एक्ट हो गया, या ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस हुआ, या आज की वीडियो में जो लेटेस्ट जजमेंट है उसको समझने के लिए बेहद जरूरी थी। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट है मैं आपको क्लियर करूं। अब बड़ी ध्यान से समझना है ताकि एक एक जजमेंट की चीज आपको क्लियर हो। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए केस टाइटल है दिलराज दत्ता जो अपीलियंट वर्सेस अनिरब सेन अनदर जो रिस्पोंडेंट है। एसएलपी सिविल नंबर है 3371 ऑफ 2026 और 29 मई 2026 का ये निर्णय है। यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप कितनी वीडियोस ढूंढ ले, कितने गूगल पर सर्च कर ले, आपको रेलेवेंट जानकारी नहीं मिल पाएगी। अब ये तो मैंने सिर्फ जजमेंट का नाम बताया, थोड़ी देर रुकिए मैं आपको बताऊंगा कि जजमेंट की पीडीएफ कॉपी कहां से ले ताकि आप उसको पढ़कर अपने केस से रिलेट कर पाए, या फिर विल वसीयत से रिलेटेड 3 बड़ी लैंडमार्क जजमेंट कहां से ले, क्योंकि उन जजमेंट के बिना केस ही नहीं जीत पाएंगे। उनकी पीडीएफ कॉपी कहां से ले वो भी मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। पहले इस केस के तथ्य जान लीजिए कि केस में विवाद का कारण था क्या। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए साल 1978 जब एक व्यक्ति था मिस्टर अमूल्या चंद्र सेन, वो इस प्रेजेंट केस में जो अपीलियंट है उसको गिफ्ट डीड के माध्यम से अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा दे देता है। इसके बाद साल 1989 यानी कि करीबन 11 साल बाद उस व्यक्ति की जो पत्नी थी गोरियप्पा सेन, वो एक विल बनाती है और अपीलियंट को, अपीलियंट यानी कि उसका जो भतीजा था, उसके अकेले के फेवर में पूरी विल कर देती है और उसी साल वो 3 महीने बाद 1989 में मर जाती है। अब साल 1995 में जिसके फेवर में विल थी वो कोर्ट में जाता है और प्रोबेट कोर्ट से करा लेता। अब यहां से समझिए 1995 में उसने प्रोबेट कोर्ट से करा ली। अचानक से अपीलियंट साल 2010-11 में आता है और कहता है कि मुझे रिवेन्यू रिकॉर्ड्स की प्रोसीडिंग्स करानी है, मुझे उसमें बदलाव करानी है। इसके बाद वहां पर साल 2013 में म्यूटेशन प्रोसीडिंग्स कराई जाती है और सामने वाली पार्टी के जो आगे उत्तराधिकारी है उनको नोटिस पहुंचता है कि कोई म्यूटेशन में बदलाव कर रहा है। फिर साल 2013 में जो प्रोबेट का फेवर हुआ था वो जाकर उसको कैंसलेशन कराने के लिए कोर्ट में केस डाल देते हैं। वो कहते हैं ये जो प्रोबेट है इसको कैंसिल करो, ये प्रोबेट उनको नहीं मिलनी चाहिए जो साल 1995 में पहले प्रोबेट हो चुकी है, हमें नहीं पता था ऐसा कुछ है और हम चाहते हैं कि उसको आप कैंसिल कर दीजिए। अब यही केस आ गया, म्यूटेशन प्रोसीडिंग्स पहले हो, यानी कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस उनको पहले हो चुका है, पहले पता लग चुका है कि वसीयत के माध्यम से रिवेन्यू रिकॉर्ड में किसी और का नाम चढ़ चुका है, पर तब भी वो सिर्फ म्यूटेशन में बदलाव कराते रहे। उनको लगा मालिक बन जाएंगे, जबकि जो प्रोबेट यानी कि कोर्ट का ऑर्डर था उन्होंने उसको कैंसिल कराने में देरी करी। अब ध्यान दें डिस्प्ले पर देखकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या बोला। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले बोला कि देखो जो रिवोकेशन आप कराना चाहते हैं प्रोबेट का, यानी कि जो प्रोबेट हुआ है फेवर में, उसको अगर आप रिवोक कराना चाहते हैं तो लिमिटेशन एक्ट में कोई समय सीमा तो नहीं दी गई। तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल 137 वहां पर अप्लाई होगा जो कहता है 3 साल की समय सीमा उन कंडीशन में गिनी जाएगी जहां पर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दिया गया। इसके अलावा यहां पर बोला गया जब उनको एक्चुअल नॉलेज हुई थी उससे हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको कंस्ट्रक्टिव नॉलेज, कंस्ट्रक्टिव नोटिस उसी समय पहले मिल गया था जब उन्होंने वहां पर म्यूटेशन की प्रोसीडिंग्स के लिए अप्लाई किया था। अब साल 2013 में जब वो म्यूटेशन प्रोसीडिंग हो गई थी उसी समय हम ये बात मानेंगे कि इनको वसीयत की प्रोबेट के बारे में पता था, पर इन लोगों ने वहां पर जानबूझकर देरी करी। अब इसके बाद यहां पर वही डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एक्ट किया गया और यह बोला गया कि देखो आप प्रोबेट कराना चाहते हो या प्रोबेट को कैंसिल कराना चाहते हो तो आर्टिकल 137 के हिसाब से 3 साल की समय सीमा आपको वहां पर दी जाएगी, यानी कि प्रोबेट के लिए अब 3 साल की समय सीमा है आर्टिकल 137 के हिसाब से। और एक इंसान ये बोल रहा है मुझे वसीयत का नहीं पता, ये है वो है, तो वो उस दिन से माना जाएगा जिस दिन उनको एक्चुअल नॉलेज उस वसीयत की हो गई थी। उनको प्रॉपर नॉलेज कब बता रहे हैं वो कंसीडर नहीं करेगा, जब उनको कंस्ट्रक्टिव नोटिस था कि हाँ भाई यहां कुछ इस तरीके की प्रोसीडिंग चल रही है, उसी दिन उनको एक्चुअल नॉलेज माना जाएगा। यह चीज इस लेटेस्ट जजमेंट में क्लियर की गई। अब बात आती है इस लेटेस्ट जजमेंट की पीडीएफ कॉपी के बारे में, पर पहले आप ध्यान दें ये वो जजमेंट है जो आपने वीडियो के माध्यम से अभी देखी, पर मैं आपको बताऊं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रोजाना 5, 10, 15, 20 बड़ी जजमेंट देता है और आप लोग खुद जानते हैं आपको वो जजमेंट नहीं मिलती।
ना आप YouTube पर सभी जजमेंट पढ़ पाते, उनके बारे में जान पाते, ना कहीं और देख पाते। कारण क्योंकि आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जो आपको हर एक छोटी जजमेंट बताए। अब देखिए, जो जजमेंट आपके काम की उसको आप पढ़ लें, जो नहीं काम की उसको इग्नोर करें, पर एटलीस्ट आपको पता तो लगे कि सारी जजमेंट कौन सी है, कौन सी आपकी काम की है, वो तो आप तय करेंगे। और आपके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। इसी चीज के लिए लीगल चैंबर लॉ एंड वर्डिक्ट आप लोगों के लिए लेकर आया है एक व्हाट्सएप ग्रुप। बड़ी ध्यान से सुनिए, ये वो व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों जहां पर हर एक छोटी से बड़ी लेटेस्ट जजमेंट, उनकी पीडीएफ की कॉपी, उनको एक्सप्लेन इसी ग्रुप में किया जाएगा। लैंडमार्क बड़ी बड़ी जजमेंट्स, उनकी पीडीएफ की कॉपी, उनकी एक्सप्लेनेशन इसी ग्रुप में मिलेगी। बेसिक एसेंशियल्स कानून जो रोजमर्रा के लिए जरूरी है, कभी पुलिस रोक ले, कभी ट्रैफिक वाले चालान कर दे, कभी होटल में झगड़ा हो जाए, बाहर झगड़ा हो जाए, सभी कैसे आप अपना बचाव करेंगे वो जानकारी यहां मिलेगी। इसके अलावा जो हम ये वीडियोस लेकर आ रहे हैं, इसमें बताई गई सभी लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट इस ग्रुप में मिलेगी। और सबसे जरूरी फीचर, अगर आप अलग से किसी भी कानून पर लेटेस्ट या लैंडमार्क जजमेंट इस ग्रुप में ढूंढेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। और ये सारी चीजों के लिए आपको ये अकेले ग्रुप में बेनिफिट मिल रहा है। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर इसके लिए तो बहुत पैसा लगेगा। जी नहीं, अगर आप पहले इस ग्रुप से जुड़ते तो आपको 1000, 1500 या 2000 रुपए देने पड़ते और बदले में 1 साल का आपको समय मिलता। पर आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर है जो इसी महीने में खत्म होगा, पर अभी आपके पास मौका है। ऑफर यह है कि मात्र 1000 रुपए आप लोगों को ज्वाइनिंग फीस देनी है और बदले में लाइफ टाइम यानी कि आजीवन भर के लिए यह ग्रुप आपके लिए फ्री हो जाएगा। यह ऑफर कहीं नहीं है, पूरा YouTube ढूंढ लीजिए, कहीं ऐसा ऑफर मिले, ऐसे फीचर मिले तो मत ज्वाइन कीजिएगा। पर अगर ऐसा मौका नहीं मिल रहा तो डिस्प्ले पर नंबर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, तुरंत जाएं और बोले हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है और बदले में सिर्फ 1000 रुपए देने हैं और ये आप जीवन भर के लिए इस ग्रुप के सदस्य बन जाएंगे। पर दोबारा से मेरी बात सुन लीजिए, सिर्फ लिमिटेड ऑफर है जो इस महीने में खत्म होगा। बाद में आप ग्रुप भी ज्वाइन करेंगे क्योंकि आपकी मजबूरी होगी, पर आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा। तो तुरंत जाएं और ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। चलिए अब बात करते हैं 3 बड़ी जजमेंट के बारे में। 2 मिनट और लूंगा। अगर आपका विल वसीयत से रिलेटेड परिवार में झगड़ा है, कोर्ट में केस है और ये 3 जजमेंट आपके पास नहीं है, तो आप कभी नहीं समझेंगे कि केस जीते कैसे, क्योंकि ये 3 वो जजमेंट है जब कोर्ट बताता है कि क्या आपकी जजमेंट फेवरेबल है या फिर नहीं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, केस टाइटल है एच वेंकटरंगा अय्यर वर्सेस बीएन थिमजा एंड अदर्स, 13 नवंबर 1958 का बड़ा केस लो है। दूसरा है बालाथायुधम वर्सेस एजराली लसन, साल 2010 का केस लो है। तीसरा है महेश कुमार वर्सेस विनोद कुमार, साल 2012 का केस लो। अब ये 3 काफी बड़ी जजमेंट है। एक और जजमेंट है जो मैं ओपनली यहां नहीं बोल सकता, कारण क्योंकि जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं उन लोगों को आज शाम को वो मैं स्पेशल जजमेंट सिर्फ वहीं शेयर करूंगा। हम सारी चीज यहां नहीं बता सकते वरना उन लोगों के साथ नाइंसाफी होगी। तो आज हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शाम को ये जो लेटेस्ट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, ये 3 लैंडमार्क जजमेंट और विल वसीयत से रिलेटेड जो स्पेशल जजमेंट है वो वहां पर शेयर करेंगे। और ये सारी जजमेंट आप पढ़ने के बाद अपना एनालाइज कर पाएंगे कि कैसे आप केस अपने फेवर में करा पाएंगे। और ये सारी जजमेंट उन लोगों के लिए अनिवार्य है जिनका कोर्ट में विल वसीयत से रिलेटेड कोई विवाद चल रहा है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से जुड़ा आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लीगल चैंबर परिवार का हिस्सा बन जाए।